सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आज हम बात करेंगे त्रिदोष के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आयुर्वेद के त्रिदोष गुण, जिसे आयुर्वेदिक में दोष भी कहा जाता है लेकिन वो असल में गुण माना जाता है। ये त्रिदोष क्या है? वात, पित्त और कफ। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में ये 5 तत्व से मिलकर बना है ब्रह्मांड, यानी पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु और इन सब से मिलकर बना है, तो इसी तरह से हमारा शरीर भी इन सब तत्वों को मिलकर बना गया है। और अगर कुछ तत्व ऊपर नीचे इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके चलते हमारा जो शरीर है उसका वात, पित्त और कफ बिगड़ जाता है और हम कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये कहूँ कि आप जिस तरह से एक तरह से कह लीजिए धरती है, धरती में कई जगह पे पानी ज़्यादा है, कई जगह पे सूखा है, कई जगह पे आग ज़्यादा है, कई जगह पे वायु ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान रहता है और कई जगह पे बहुत सी चीज़ों की कमी है। अगर जहाँ पे पानी की कमी है वो चीज़ सूखा हो जाता है, राइट। और जहाँ पे सूखे की जगह कमी, जैसे डेजर्ट है, अगर रेगिस्तान की बात करें, वहाँ पानी की कमी है और वहाँ पानी नहीं होता तो क्या होता है, वहाँ पे सूखा और हमारी स्किन काफ़ी ड्राई होती है। इसी तरह से हमारे जो बॉडी है, हमारे जो शरीरों के अंग है, उस अंग में भी पृथ्वी, आकाश, वायु और इन सब चीज़ों का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई तत्व इसमें से कम हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है तो हम त्रिदोष से पूरा अच्छी तरह से रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। आइए आज हम बात करेंगे त्रिदोष के पहले दोष के बारे में, यानी कफ दोष के बारे में। ये क्या है कफ, इसके लक्षण क्या है, इसके आप क्या बचाव कर सकते हैं, इसके कारण क्या है और किस तरीके से अपना कफ को आप बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में कफ की प्रकृति वाले लोगों के बारे में काफ़ी चीज़ों को बताया गया विस्तार से। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि कफ दोष आखिर है क्या। कफ दोष पृथ्वी और जल, इन 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन गुण होते हैं, यानी भारीपन गुण होता है। और जल तत्व के कारण कफ दोष के अंदर बहुत ही चिकनाई और बहुत ही तेलीय गुण होता है। दोस्तों, ये गुण जो होता है हमारे शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी सिस्टम को बेहद मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता है। हम देखें, इसका मुख्य स्थान जो होता है वो पेट और छाती होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। कफ जो है हमारे शरीर को बहुत से अच्छे पोषण देता है और ये पोषण देने के साथ साथ दोनों, यानी बाकी के जो 2 गुण हैं, वात और पित्त, इनको भी बैलेंस करता है। और अगर कफ बिगड़ जाए तो इन दोनों के बैलेंस को भी इम्बैलेंस कर देता है, जिसके चलते हमारा शरीर जो है बहुत हद तक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और कई तरह के रोग हमें लग जाते हैं। कफ की अगर गुण की बात करूं मैं, तो ये बेहद मीठा, बेहद चिकना और भारी, ठंडा इस तरह से होता है। अगर रंगों में इसकी बात करें तो ये काफ़ी हद तक सफ़ेद और हल्का सा पीला होता है और हल्का होता है। और रही बात अगर इसके हम और चीज़ों की बात करें कि जो कफ है इसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आप अपने प्रकृति के अनुसार ही अपने अंदर कफ दोष को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि भारीपन के कारण इस प्रकृति वाले लोगों की जो चाल है वो काफ़ी धीमी होती है, उन्हें भूख कम लगती है, प्यास बहुत कम लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा कम लगती है, पसीना भी बहुत कम आता है, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें काफ़ी हद तक ठंड महसूस होती है। ये पूरी तरह आलस से भरे होते हैं, कोई भी काम करने में देरी करते हैं। कोई भी काम अगर ये सोचेंगे तो वो उस काम को बहुत ही लेट कर देंगे। इनको सोचने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर बात करें इनके ठंड के ऊपर, क्योंकि कफ जो है बहुत ही ठंडा होता है और ठंड होने से ही कफ होता है, तभी इस चीज़ में ठंडा खाने को मना किया जाता है। इस प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी हद तक ठंड महसूस होती है, उन्हें पंखे की हवा भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये गुणों से, इन प्रकृति से आप अपने कफ रोग को बेहद आसानी से पहचान सकते हैं कि आप कफ रोग से ग्रस्त हैं। तो अब बात करते हैं कफ बढ़ने के कारण क्या है। अब कफ बढ़ने का कारण बहुत ही सिंपल, बहुत ही आम है। अगर इस चीज़ को आप देखें तो आपका खान पान और आपका डेली लाइफस्टाइल जो भी आप रूटीन में रखते हैं वो मुख्य कारण होता है। अगर देखा जाए तो इसका बढ़ने का कारण है खट्टी चीज़ें, मीठी चीज़ें, तेलीय पदार्थ जितने भी है, जो भी तला भुना हम खाते हैं, चिकनाहट भरी चीज़ें खाते हैं, ये कफ जमने का बहुत बड़ा कारण होता है। और इसके ऊपर से अगर आप पानी पी लेते हैं तो वो तो फिर और ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जिनको कफ है या जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको पानी जो है खाना खाने के तुरंत नहीं पीना है, अगर वो चिकनाहट वाली कोई भी चीज़ें
मतलब खा रहे होते हैं तो। और मांस मछली का सेवन भी नहीं करना है, इससे भी कफ काफ़ी हद तक बढ़ता है। ये कफ उन्हीं का बढ़ा होता है जो मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी हद तक चिकनाहट आपको मिलती है। तो इसलिए इसका सेवन खान करने से बहुत हद तक जो कफ है वो वही कई मात्रा में बढ़ जाता है। तिल की बनी चीज़ें भी कई लोग सेवन कर लेते हैं। गन्ना गन्ना जो है काफ़ी ठंडा होता है, गन्ने का जूस काफ़ी ठंडा होता है, कई लोग इसका सेवन कर लेते हैं और काफ़ी हद तक उनको कफ जमा हो जाता है। और दूध हो गया, नमक हो गया, हो सके तो फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, इससे भी कफ काफ़ी हद तक बढ़ता है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, डेली रूटीन में अपना मतलब व्यायाम नहीं करते, दूध, दही, घी, तिल, गुड़ ये सब खाते हैं, ये मतलब जितने भी आप ठंडी चीज़ों को आप गिन सकते हैं, सिंघाड़ा हो गया, नारियल हो गया, इन सब जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं ये आपके कफ बढ़ने का मेन कारण है दोस्तों। और अगर आपको आपका कफ ठीक रखना है तो आपको ठंडी चीज़ें जो है नियमित रूप से खाना होगा, उसको सही तरीके से खाना होगा। अब जानेंगे कि कफ बढ़ने का कारण तो हमने देखा, अब हम देखेंगे इसके लक्षण क्या है, मतलब किस तरह से हमें इस चीज़ का पहचान हो जाएगी कि कफ जो है हमारा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों जिनका कफ बढ़ा होगा उसका लक्षण क्या है, उनके सिम्टम्स आप कह लीजिए, वो यही है कि उनमें भारीपन होगा, बहुत ज़्यादा हद तक उन्हें नींद आएगी, सुस्ती बहुत रहेगी, हर चीज़ में उनको मतलब आलस रहेगा, शरीर में भारीपन रहेगा, मूल मंत्र जब वो त्यागेंगे तो उसमें भी चिपचिपाहट रहेगी, अंगों में बड़ा ढीलापन रहेगा, मतलब काफ़ी हद तक अंग ढीले रहेंगे, ऐसे लगेगा शरीर टूट रहा है। मतलब जैसे कई कई लोग उठते हैं ना सुबह और उनके शरीर टूट रहे होते हैं, तो उस तरह से आपको लगेगा कि शरीर जो है उनका टूट रहा है, अंग जो है ढीला हो रहा है, काफ़ी हद तक उनको पसीना जो है बिल्कुल नहीं आ रहा, ठंड बहुत महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा हद तक उनको मतलब ये कह लीजिए में एक लेप लगा हुआ महसूस होता है, जैसे हमारे ऊपर कुछ लगा हुआ है, अपने आप में एक इरिटेशन सी रहती है। तो आपको ये संकेत देता है कि आपके शरीर में जो है कफ जो है वो बढ़ा हुआ है। ये है मुख्य कारण इसका। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने कफ को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से उसको समतल कर सकते हैं, समांतर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, अपने खान पान की आदतों को चेंज करना होगा और सबसे पहले हमें अपने जीवन शैली में से वो चीज़ों को बाहर निकालना होगा जिसके कारण कफ बढ़ता है, जिसके कारण से कफ बढ़ रहा है। आपको कफ को बैलेंस करने के लिए जितने भी अनाज है उनका सेवन करना है, जैसे बाजरा, गेहूँ, मक्का और किनोवा आजकल चल पड़ा है वो भी आप ले सकते हैं, दलिया हो गया, ये सब इन अनाजों का आपने भरपूर मात्रा में सेवन करना है। सब्जियों में आपने पालक, पत्ता गोभी, सेम फली, शिमला मिर्च, आलू इन सब का सेवन ज़्यादा करना है, क्योंकि इससे जो आपकी कफ की मात्रा है वो बहुत ही हद तक कम होती है। हो सके तो जैतून ऑयल और सरसों का तेल इसमें ही खाना बनाए, इसका इस्तेमाल करें। वैसे सरसों का तेल जो है कच्ची घानी का जो हो वो सबसे बेस्ट, जहाँ पे तेल असली निकाला जा रहा है दोस्तों वहाँ जाना है और वहाँ से वो तेल लेकर आना है कच्ची घानी का। उस सरसों तेल का आपने अपने सब्जी में बनाने में यूज़ करना है और इस तेल से आप अपने कफ का रोग बिल्कुल शांत कर सकते हैं। बिलीव मी, ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ही कारगर नुस्खा है। और गर्म चीज़ें आपको खानी है, क्योंकि तीखा और गर्म चीज़ खाने से क्या होगा, अंदर गर्माहट होगी, आपका कफ जो है वो पिघलेगा और पिघल के आपके मूल मध्य द्वारा बाहर निकल जाए। और अगर आपके घर में पुराने से भी पुराना शहद पड़ा हो, ये बहुत बढ़िया और रामबाण नुस्खा है, इसको ज़रूर अपनाइएगा। पुराना शहद का सेवन करना है अगर आपका कफ पड़ा हुआ है, किसी को खांसी हो रही है, जुकाम है, नज़ला है, साइनस की प्रॉब्लम है, कोई भी वटेवर जो भी आपका छाती और पेट की जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे, पुराने शहद का, कि आप देखेंगे कि आपकी जो कफ है वो कितने आसानी से पिघल के बाहर निकल गया है। अब ये तो बात हमने कर ली थी कि आपको क्या खाना है, अब बात करेंगे क्या नहीं खाना है। जैसा कि मैंने बताया कफ की जो प्रकृति है काफ़ी ठंडी होती है, तो आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसे खजूर हो गया, केला हो गया और भी कई चीज़ें, इसमें आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कौन सी चीज़ें ठंडी होती हैं, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। और मैदे से बनी प्रोडक्ट्स, मैदा आपको नहीं खाना, इसको टोटली अवॉइड कर दीजिए, ये आपके लिए हानिकारक है। तीसरी मैं बात करूँगी खीरा, टमाटर और शकरकंद, इन सबको भी आपने अवॉइड करना अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है। अगर बैलेंस है तो आप कोई भी चीज़ें थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपका कफ बहुत हद तक बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करने में ही बेहतर है कि आप इसको ना खाएं।
हमने अपनी लाइफस्टाइल को भी काफ़ी हद तक चेंज करना है दोस्तों, कि अगर हमारी जो बॉडी है, हमारे शरीर का जो भी तापमान है वो नॉर्मल रहे, हमारा कफ भी सही रहे, तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। आप चाहे योगा कीजिए, किसी तरह एक्सरसाइज कीजिए, आपको एक्सरसाइज डेली करना है। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे 1 घंटा कीजिए, चाहे 40 मिनट कीजिए, चाहे 20 मिनट कीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको डेली जो है ल्यूक वार्म वाटर से नहाना है, क्योंकि कफ है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप अपने ऊपर पानी डालेंगे, वो गर्माहट से आपका जो कफ है वो धीरे 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 पिघलता जाएगा और बिल्कुल बिल्कुल समांतर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको धूप लेनी है, हल्की फुल्की धूप लेनी है, बैठना है धूप में, थोड़ा बहुत चलना है धूप में, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपको ये धूप लेनी है, किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, कोई टेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए, देर रात तक आपको जागना नहीं है। देखा जाए तो दोस्तों, अगर मैं एक नॉर्मल सरल तरीका बताऊं तो आयुर्वेदिक में ये कहा गया है कि कफ को अगर आपको निकालना है या कुछ करना है, और आयुर्वेद में कराई भी जाती है, मतलब कफ में उल्टियाँ कराई जाती हैं, जिसकी वजह से जो उल्टी के थ्रू जो आपका कफ है वो बाहर निकल जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन बस सिर्फ समझने की देर है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप अपने वैद्य खुद ही है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसको समझे, ध्यान से समझे क्या चीज़ें, और मैंने बहुत सरल तरीके से समझाई है, मैंने बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया इसको, जिससे वजह आप समझ ना सके, बहुत ईजी तरीके से समझा है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे, और उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए, ताकि आप इस कफ दोष से बिल्कुल राहत पा सके। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी सब चीज़ें ठीक हो गई, आपको सांस चढ़ना बंद हो गया, मतलब चढ़ना बंद हो गया है, सॉरी मैंने चलना कह दिया था, चढ़ना बंद हो गया है, और आपकी जो सांस है बहुत नॉर्मल हो गई है, आपको बात बात पे सांस नहीं चलती, सांस नहीं फूलती, और आपका सर्दी जुकाम खांसी सब खत्म हो गया, साइनस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, सिर दर्द खत्म हो गया है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। सर्वाइकल पेन जो होता है वो कई बार हमारे पीछे जब कफ इकट्ठा हो जाता है उसको भी अकड़न दे देता है, मतलब बॉडी की नसों को अकड़न दे देता है। तो बस ये बहुत सी सारी चीज़ें अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी लाइफ बिल्कुल आप रोग मुक्त हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो पित्त दोष पे देखना मत भूलिएगा, वो बिल्कुल मैं लेके आने वाली हूँ, और उसे भी समझने में बिल्कुल चूक मत कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।